तो जी हम लास्ट टाइम जो है हमने जो थोड़ा बहुत ये इंट्रोडक्शन कर लिया था हमने वेरीलॉग के सेलेक्टिव टॉपिक्स जो है उनको हम देख रहे थे। ठीक है। और बेसिकली इस पूरी स्लाइड सेट में मोस्टली हम जो 80% है वो वही काम करेंगे जो हम पहले कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा स्टाइल चेंज होगा उसका। ठीक है, उसी चीज़ को रिपीट किया जाएगा और डिटेल में थोड़ा सा बताया जाएगा, थोड़े से डिफरेंट मेथड बताए जाएंगे कि वही कोडिंग है लेकिन आप डिफरेंट मेथड से आप कर सकते हैं, मीन्स के डिफरेंट स्टाइल से वो कोडिंग कर सकते हैं, रिजल्ट सेम आएगा, स्टाइल डिफरेंट होगा। ठीक है। और उसमें हमने ब्लॉकिंग नॉन ब्लॉकिंग पहले कर ली थी। मुझसे पहले जो हम लोगों ने लेक्चर किया था उसमें इसी में हम लोगों ने ब्लॉकिंग नॉन ब्लॉकिंग जो है वो देख चुके थे। उसके बाद अल्टरनेटिंग कोडिंग स्टाइल्स हैं फॉर सिक्वेंशियल सर्किट्स। तो इसमें हम देखेंगे कि हम जो कन्वेंशनल वे देख रहे थे उसमें हम सिक्वेंशियल सर्किट और कम्बिनेशनल सर्किट दोनों का अलग-अलग ऑलवेज ब्लॉक बनाते थे। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक ही ऑलवेज ब्लॉक के अंदर दोनों सिक्वेंशियल और जो कम्बिनेशनल लॉजिक्स हैं वो दोनों इम्प्लीमेंट एक में ही करेंगे। उसका फ़ायदा ये होगा कि हमारे पास कोड जो है वो अ, एक कम्पैक्ट कोड बन जाएगा, छोटा हो जाएगा, मेमोरी कम यूज़ होगी हमारे पास। तो डायरेक्टली इस कोडिंग स्टाइल पे हम लोग इस वजह से नहीं गए, यानी कि डायरेक्टली ये भी मैं करवा सकता था, लेकिन उसका इशू ये था कि जब मैं कम्बिनेशनल और सिक्वेंशियल मिक्स करके आपको करवाता तो आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते। तो इसलिए इसको जो है हम लोगों ने पहले अलग-अलग ब्लॉक में करवाया, फिर यहाँ पे आके मिक्स करवाएंगे। अब आपको समझ भी आसानी से आ जाएगी। उसके बाद हम साइन डाटा टाइप देखेंगे और फंक्शंस। हम लोगों ने अभी तक फंक्शन नहीं बनाए थे, हम अलग-अलग मॉड्यूल्स बना रहे थे। मॉड्यूल्स में क्या होता है, मॉड्यूल्स और फंक्शन तकरीबन सिमिलर है, लेकिन मॉड्यूल में पूरा हमारे पास एक हार्डवेयर बना होता है, उसी हार्डवेयर को रीयूज कर सकते हैं या उसी का हम लेके बना सकते हैं। लेकिन फंक्शन में क्या होता है, वो मेमोरी एलिमेंट को कॉल करता है। ठीक है, जहाँ पे वो फंक्शन हमने लिखा होता है। ठीक है, तो आगे जो फंक्शन करेंगे तो मैं मज़ीद डिटेल में बताऊंगा कि मॉड्यूल और फंक्शन में क्या डिफरेंट है। ठीक है, मॉड्यूल किस हम इंस्टेंसिएशन बना सकते हैं, यानी कि उसकी कॉपीज बन सकती हैं कोड जो लिखा होगा। और जो फंक्शन है, जब कॉपी बनती है ना किसी मॉड्यूल की, तो उसका अलग-अलग हार्डवेयर बन रहा है। उसका फायदा ये होता है कि हमें कोड लिखना नहीं पड़ता, हार्डवेयर में वो जगह ले रहा होता है। ठीक है, मैं अगर एक ही मॉड्यूल के दो इंस्टेंस बनाता हूँ तो मुझे दो हार्डवेयर लग रहे होंगे मेरे। ठीक, फंक्शन में क्या होता है, आपने एक ही जगह पे जहाँ पे मेमोरी में कोड लिखा होता है, उसके अलावा अगर वो 10 दफ़ा भी कॉल करूँ तो वो मेमोरी उतनी ही लेगा, क्योंकि वो मेमोरी में एक जगह है, हम उसको कॉल करते हैं खाली। ठीक है, तो फंक्शन और मॉड्यूल में ये डिफरेंस है। आगे मैं जब करवाऊंगा तब आपको ज़्यादा डिटेल में कराऊंगा। उसके बाद एडिशनल कंस्ट्रक्टर हम देखेंगे। कुछ कंस्ट्रक्टर बिल्ड इन हमारे पास एफपीजी में होते हैं, सॉरी वेरीलॉग में होते हैं। हम उनको यूज़ करते हुए अपने टेस्ट बेंच को मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो उन कंस्ट्रक्टर्स को हम देखेंगे कि वो क्या क्या है और किस तरह यूज़ किया जा सकता है, और किस तरह हम अपने टेस्ट बेंच की विजिबिलिटी को मज़ीद सही कर सकते हैं, या उसको यानी कि एक बड़ी फाइल के लिए, एक बड़े मैचिंग के लिए, यानी कि टेस्ट बेंच बनता है बेसिकली, आप लोग मैच कर रहे होते हैं दो चीज़ों को, एक जो ओरिजिनल आउटपुट आनी चाहिए और एक जो सिमुलेशन में आपके पास आउटपुट आती है। ठीक है, आपको पता होगा कि मेरे ओरिजिनल हार्डवेयर में जब वो बनेगा तो ये आउटपुट्स आएंगी, जब ये इनपुट्स दी जाएंगी। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने मक्स बनाया, तो मक्स में आपने कहा जी इनपुट ये आएंगी, सिलेक्शन लाइन ये होगी, तो आउटपुट ये आनी चाहिए, फिर आप वो टेस्ट बेंच के थ्रू वेरीफाई करते हो। तो जब ये तो छोटा सा एक 4x4 का मक्स, आपने 4x1 का मक्स बना दिया, लेकिन जब आप डेवलपमेंट करते हो तो आपको 10-15 वैल्यूज़ नहीं कंपेयर करनी होती, उसमें थाउजेंड्स ऑफ वैल्यूज़ जो है उनको कंपेयर करनी होती हैं। तो वो अगर आप मैनुअली कंपेयर करने लग जाओ कि अच्छा टेस्ट मैच में ये सिग्नल यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे फिर 0 हो गया, यहाँ पे फिर 1 हो गया, तो आप जो है वो महीनों बैठ के
खाली उसकी वेरिफिकेशन करोगे। ठीक है, तो उसके लिए बेहतर ये होता है कि हम ऑटोमेटिक कोई सिस्टम बनाए जाके वो कंपेयर करना खुद ही से शुरू कर दे। ठीक है, और हर जगह पे सिग्नल को कंपेयर भी नहीं करना होता, आपने कुछ पॉइंट्स रखे होते हैं, वहाँ पे आके आप कंपेयर करते हो। ठीक है, जैसे कि इनपुट अगर चेंज हो तब कंपेयर करें, आप हर जगह पे कंपेयर नहीं कर रहे होते। तो खैर, तो उसके लिए जो बेसिकली हमें कंस्ट्रक्टर्स बिल्ड इन फंक्शंस होते हैं हमारे पास, जो कि इन चीज़ों को चेक कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये पूरी इस जो स्लाइड सेट है इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे। ब्लॉकिंग नॉन ब्लॉकिंग बहुत दफ़ा कर चुके हैं हम, इसको मैं डिटेल में नहीं करवाऊँगा, ये लास्ट टाइम भी हम कर चुके थे। तो एक बेसिक जो चीज़ है, जो याद रखने वाली चीज़ होती है, जो कि मैंने वाइवा में भी पूछी थी, और जो कि एज अ वेरीलॉग डिज़ाइनर आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बेसिक्स है, हर जगह पे ये चीज़ पूछी जाती है आपसे। ठीक है, कि ब्लॉकिंग कब यूज़ करते हैं और नॉन ब्लॉकिंग कब यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें कम्बिनेशनल सर्किट जो है वो दो तरीके से बन सकते हैं, एक गेट लेवल, दूसरा बिहेवियरल मॉडलिंग के थ्रू। गेट लेवल में असाइन स्टेटमेंट यूज़ करते हैं हम लोग जब भी वैल्यू असाइन करनी हो, और बिहेवियरल में हम लोग ऑलवेज ब्लॉक हमेशा यूज़ होता है, और उसके साथ रेज टाइप यूज़ होती है, और सेकंड हम ब्लॉकिंग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कम्बिनेशनल सर्किट के साथ ब्लॉकिंग यूज़ की जाती है, और जितने भी सिक्वेंशियल सर्किट्स हैं उनके साथ नॉन ब्लॉकिंग यूज़ की जाती है। ठीक है, और सिक्वेंशियल सर्किट सिर्फ और सिर्फ बिहेवियरल मॉडलिंग के थ्रू बन सकते हैं, यानी कि सिक्वेंशियल सर्किट जब भी बनाएंगे ऑलवेज ब्लॉक लगेगा ही लगेगा आपका, उसके बगैर आप बिहेवियरल सिक्वेंशियल सर्किट्स नहीं बना सकते। ठीक है, जहाँ पे फ्लिप फ्लॉप की बात आ गई, वहाँ पे ज़ाहिर है क्लॉक आएगा, और क्लॉक के लिए ऑलवेज ब्लॉक लगाना पड़ता है आपको। तो ये कुछ चीज़ें जो है आप लोगों ने याद रखनी है। उसके बाद बैकग्राउंड में मैं नहीं जा रहा, नॉन ब्लॉकिंग ब्लॉकिंग हम लोगों ने बहुत डिटेल में कर ली थी। मेमोरी एलिमेंट्स जितने भी आप बनाएंगे वो हमेशा आप नॉन ब्लॉकिंग से बनाएंगे। ठीक है, ब्लॉकिंग से अगर बनाते हैं तो वो हमने कहा जी रेस कंडीशन, ये जो रेस कंडीशन है ये आ जाती है, इसमें जो है वो रिजल्ट का चेंज होना चेंज हो सकता है। ठीक, जैसे कि इनमें से कोई भी पहले चल जाए तो वो चीज़ डोमिनेट करेगी, दूसरी मतलब आपका रिजल्ट डिफरेंट आएगा जब भी हम चलाएंगे। ठीक है, तो ऐसा तो हम नहीं चाहते, हम सर्किट में कहते हैं जी ये इनपुट आए तो ये रिजल्ट आना चाहिए, कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। ये ना एक दफ़ा चलाया कुछ और आ रहा है, दूसरी दफ़ा चला रहा है तो कुछ और आ रहा है, इसको रेस कंडीशन बोला जाता है। तो ये रेस कंडीशन जो है ये नहीं होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग जो है मेमोरी एलिमेंट्स के लिए हमेशा नॉन ब्लॉकिंग यूज होती है। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने रट्टे मार लेने हैं, जैसे भी है आपकी जहन में बैठ जानी चाहिए अब तक, कि मेमोरी एलिमेंट्स जब भी बनेंगे, सिक्वेंशियल सर्किट्स जब भी बनेंगे, आपने नॉन ब्लॉकिंग ही यूज़ करनी है। ठीक है, ब्लॉकिंग कभी भी नहीं यूज़ करनी। और जितने भी ये नॉन ब्लॉकिंग होती हैं ये फ्लिप फ्लॉप बना रही होती हैं आपके पास। ठीक है, जैसे कि ये है, ये एक फ्लिप फ्लॉप बनाएगी ए, और ये भी एक फ्लिप फ्लॉप बनाएगी जिसका नाम बी होगा। तो हमारे पास जितने भी नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट्स होती हैं वो हर असाइनमेंट एक फ्लिप फ्लॉप बना रही होती है। अच्छा, उसके बाद ये वही चीज़ें आ गई, ये हम लोगों ने लास्ट टाइम डिफरेंट सर्किट्स किए थे। हम पहले क्या कर रहे थे, जो कन्वेंशनल वे था हमारे पास, उसमें हमारे पास जो सिक्वेंशियल सर्किट्स है उसको अलहदा ऑलवेज ब्लॉक में बना रहे थे, और उसमें क्लॉक आ रही थी, और जो कम्बिनेशनल सर्किट था उसको अलहदा हम ऑलवेज ब्लॉक में बनाते थे विदाउट क्लॉक। ठीक है, कम्बिनेशन में क्लॉक नहीं आती कभी भी। अब हमने ये देखा कि हम इन दोनों को एक ही ऑलवेज ब्लॉक में कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर हम लोगों ने डिफरेंट देखा कि हम ब्लॉकिंग नॉन ब्लॉकिंग को चेंज करके तो रिजल्ट पे क्या फ़र्क पड़ता है, और इनकी पोजीशन चेंज कर दें तो क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो इसमें पोजीशन बहुत मैटर करती है आपकी, आप पहले और यही यूज़ करना है आपने। ठीक है, आपने ऑलवेज ब्लॉक के अंदर यूज़ किया हुआ है तो पहले आप ब्लॉकिंग से उसको वैल्यू असाइन करेंगे, जैसे कि ए बी नॉट को वैल्यू असाइन की, और उसके बाद ये नॉन ब्लॉकिंग के थ्रू जो है वो वैल्यू असाइन होगी Q0 को। ठीक है, इस Q0 को वैल्यू असाइन होगी। पहले ब्लॉकिंग से आप कम्बिनेशनल लॉजिक इम्प्लीमेंट कर लेते हो, फिर आप नॉन ब्लॉकिंग से वो
जो नेक्स्ट स्टेट या लॉजिक बनाई थी उसको आप फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट को दे देते हो, ठीक है। तो ये फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट को चला जाएगा। तो यही आप लोगों ने करना होता है, ठीक है। पहले हम क्या करते आ रहे थे, पहले हम एक अलहदा सर्किट फॉर कम्बिनेशनल लॉजिक और एक अलहदा सर्किट फॉर सिक्वेंशियल सर्किट लॉजिक। अगर हम मैं देखूं तो ये चीज़ हम लोग पहले जो है, सॉरी ये तो नहीं होगा, अब दूसरा होगा, ठीक है। ये वाला बनता ही नहीं था, ठीक है। यही चीज़ बनती थी, ये हम लोग एक अलहदा ऑलवेज ब्लॉक में बना रहे होते थे जो कि कम सिक्वेंशियल लॉजिक है, और ये लॉजिक हम अलहदा ऑलवेज ब्लॉक में बना रहे थे जो कि हमारी कम्बिनेशनल लॉजिक है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, एक ही ऑलवेज ब्लॉक में बनाया। तो ऑलवेज ब्लॉक में बनाने का तरीका, ये मेथड ये है कि जो चीज़ आप ये बना रहे हो ये सबसे पहले आपने रेडी कर लेनी है, बना लेनी है, ठीक है। यानी कि ए बी नॉट की वैल्यू को हम पहले से बता देंगे, ये ए बी नॉट है, ए बी ज़ीरो, ठीक है। उसके बाद वो वैल्यू असाइन होगी क्यू ज़ीरो को। तो ये चीज़ जो है वो आप लोगों ने याद रखनी है। बाकी उसने डिफरेंट नॉन ब्लॉकिंग ब्लॉकिंग करता रहे और फिर उनकी सीक्वेंस चेंज करता रहा। तो ये लास्ट टाइम भी मैंने करवा दिया था, इसको अब मैं डिटेल में नहीं करवा रहा, करवा ही नहीं रहा, ठीक है। इसको देख लीजिएगा, अगर किसी को नहीं समझ आती तो वो मुझसे पूछ ले बाद में। अच्छा, उसके बाद अल्टरनेटिव कोडिंग मेथड्स हैं फॉर सिक्वेंशियल सर्किट्स। तो हम लोगों ने ये बाइनरी काउंटर जो है वो पहले देखा था। उस बाइनरी काउंटर में क्या था, हम अलहदा ऑलवेज ब्लॉक में ये फ्री रनिंग बाइनरी काउंटर है, उसमें अलहदा एक ऑलवेज ब्लॉक में स्टेट रेज को वैल्यू असाइन कर रहे थे स्टेट नेक्स्ट की, ठीक है, जहाँ पे पॉजिटिव है जब तक क्लॉक आ रहा था, ये वाली इस जगह पे, ठीक है। और हम एक और ऑलवेज ब्लॉक बना रहे थे, एक और ऑलवेज ब्लॉक बन रहे थे जिसमें स्टेट आर रेज को एक वैल्यू असाइन हो रही थी, ठीक है। प्लस वन हो रहा था, आर रेज में प्लस वन होकर आर नेक्स्ट में जा रहा था, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हम एक अलहदा ऑलवेज ब्लॉक में कर रहे थे, या साइन स्टेटमेंट के थ्रू भी आप ये काम कर सकते हैं। अब हमने क्या किया, एक ही ऑलवेज ब्लॉक के अंदर ये दोनों चीज़ें कर दी, ठीक है। तो उसके करने का तरीका यही है कि रीसेट पे तो हमने आर रेज को ज़ीरो करना ही करना है। आर रेज क्या होता है, आउटपुट ऑफ दैट फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। तो ये हमारे पास एक फ्लिप फ्लॉप, मैंने कहा था ये फ्लिप फ्लॉप बनेगा, जो आर रेज है इसका एक फ्लिप फ्लॉप बना, यहाँ पे इसके जीरो वैल्यू असाइन हुई। एल्स में आके उसने क्या किया कि आर रेज में प्लस वन करके आर नेक्स्ट को असाइन कर दिया, ठीक है। और ये देखें तो ये ब्लॉकिंग स्टेटमेंट लगी है आपके पास, ठीक है। तो ये वैल्यू आते ही ब्लॉक करके रखेगा इस स्टेटमेंट को, ठीक है। तो जब तक ये स्टेटमेंट चलती नहीं है, ये अगली स्टेटमेंट को वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये अगली स्टेटमेंट की तरफ जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो पहले ब्लॉकिंग वाला जो है वो काम करेगा। तो ये आर नेक्स्ट की वैल्यू असाइन कर देगा, फिर ये आर नेक्स्ट की वैल्यू जो है वो आर रेज को असाइन कर देगा। और ये कौन सी आर नेक्स्ट की वैल्यू होगी, ये जो अपडेटेड वैल्यू है वो रहेगी हमारे पास, ठीक है। तो वो वाली वैल्यू असाइन होगी, तो हमारे पास प्लस वन होके वो वाली वैल्यू आर रेज को असाइन होगी, और वो कब होगी, एट द एंड ऑफ दिस ऑलवेज ब्लॉक। अच्छा, अब इसकी अगर मैं सीक्वेंस चेंज कर दूं तो क्या फ़र्क पड़ेगा, ये बता सकता है। मैं ये आर रेज वाली ये वाली जो है कमांड इधर पहले लिख देता हूँ, और या आर नेक्स्ट वाली कमांड मैं बाद में लिख देता हूँ, तो क्या फ़र्क पड़ेगा हमारे पास सर्किट में, आउटपुट में। हाँ जी, कोई बता दे, तो तुक्का लगा दो कुछ। 026। सर इसका आइडिया नहीं है, मैंने अभी थोड़ा डिस्कनेक्ट हुआ था, अभी आया था दोबारा। अच्छा, और कोई अब्दुल्ला 016। 016। सारे मेरे ख्याल से सो रहे हैं। हाँ जी, 1 to 4। 1 to 4।
यस सर, क्वेश्चन रिपीट कर दें। मैं क्वेश्चन ये कह रहा हूँ कि मैं ये जो स्टेटमेंट है इसको मैं बाद में कर दूं और ये जो आर एज स्टेटमेंट है ये पहले लिख दूं, तो आउटपुट में क्या फर्क पड़ेगा? पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पहली बात तो ये आउटपुट में फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? नहीं पता सर इसका। अच्छा चलो मैं बता देता हूँ। ये हमारे पास क्लॉक चल रही है, ठीक है, बड़ी पूरी सी क्लॉक है, खैर चले, ये हमारे पास क्लॉक चल रही है, ठीक है। अब हमने क्या रखा हुआ है? पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक। रीसेट को मैं अभी नहीं कर रहा, रीसेट हुआ हुआ लेट्स सपोज। तो पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक पे ये आके आर नेक्स्ट की वैल्यू, आर एज जो है वो शुरू में 0 है, तो ये क्या करेगा? आर एज की वैल्यू में क्या करेगा? +1 कर देगा। तो यहाँ पे आर एज की वैल्यू जो है, मैं बॉक्स बनाता हूँ, यहाँ पे आर एच की वैल्यू जो है वो 0 थी तो 1 हो जाएगी, ठीक है। फिर अगले पॉजिटिव एज पे 1 थी तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगी, ठीक है। ये आर नेक्स्ट की, सॉरी मैं बता रहा हूँ आर नेक्स्ट की, ठीक है। ये है आर नेक्स्ट, एन में लिख रहा हूँ खाली। तो ये 1 थी पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक पे, सॉरी पहले 0 थी, यहाँ पे 0 थी, पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक पे आई, ये 1 होगी। हमने ये लिखा ना, पॉजिटिव एज ऑफ क्लॉक पे आर रेज में +1 कर देना, और यहाँ पे आर रेज जो है वो 0 है, ठीक है। आर रेज आर है, आर लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ पे 0 है हमारे आर रेज। अच्छा, तो आर नेक्स्ट की वैल्यू क्या होगी? 1, और वही वैल्यू हमने किसको साइन करनी है? आर रेज को भी साइन करनी है। तो आर रेज भी यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगले पॉजिटिव एज पे आर नेक्स्ट की वैल्यू क्या होगी? 2, ठीक है, क्योंकि आर एज की 1 है, 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और वही वाली वैल्यू आर एज को भी असाइन हो जाएगी। तो यहाँ पे भी क्या आएगा? 2 आएगा, ठीक है। और इसी तरह आगे प्लस प्लस होती रहेगी हर पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक पे, ठीक है। अगर मैं इनकी सीक्वेंस चेंज कर देता हूँ, मैं ये वाली चीज़ उठा के इधर ले आता हूँ, ठीक है, पहले ले आता हूँ, उस केस में क्या होगा कि आर नेक्स्ट की पुरानी वैल्यू आर रेज को मिल जाएगी, ठीक है। पुरानी मीन्स के शुरू में तो 0 है तो 0 ही मिलेगी आर एज को। तो इस पॉजिटिव एज पे भी, यहाँ पे भी 0 है, और यहाँ पे भी वो वैल्यू आर रेज की, सॉरी मैं पहले आर, चलो आर रेज पहले लिख देता हूँ, ठीक है। ये मैंने सीक्वेंस चेंज की, उसके बाद ये वाला बना। आर रेज की वैल्यू 0 थी, फिर 0 ही रही पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक पे, ठीक है। और आर नेक्स्ट की वैल्यू क्या हो गई? +1 होगी। तो यहाँ पे क्या होगा? आर नेक्स्ट की वैल्यू 0 थी तो यहाँ पे 1 हो जाएगी, ठीक है। फिर अगला पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक आया तो आर एज की वैल्यू 1 हो जाएगी यहाँ, ठीक है। और आर नेक्स्ट की वैल्यू, और नेक्स्ट की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी, ठीक है। तो फर्क देख रहे हैं, ये हमारे पास आउटपुट्स हैं, ठीक है। और इनमें देखें तो आर रेज की वैल्यू यहाँ पे 1 हो गई है, लेकिन जब मैंने सीक्वेंस चेंज की तो 0 ही रही है हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे 1 आई है, तो हमारे पास एक डिलेड वैल्यू आ रही है, ठीक है। होना ये चाहिए था कि यहाँ पे 2 आनी चाहिए थी, ठीक है। तो सीक्वेंस चेंज करने से हमारे पास 1 डिलेड वैल्यू आएगी, उनके पीछे चल रहा होगा एक क्लॉक, आर नेक्स्ट से एक पीछे चल रहा है, ठीक है। जो आर नेक्स्ट की होनी चाहिए थी वही वाली वैल्यू आनी चाहिए थी हमारे पास, ठीक है। हालांकि ये पीछे वाली वैल्यू दे रहा है हमारे पास। तो ये हमारे पास फ़र्क आया जब मैंने सीक्वेंस चेंज कर दी। तो सीक्वेंस चेंज करने से यहाँ पे फ़र्क पड़ेगा हमारे पास, ठीक है। तो आपने क्या करना होता है? सबसे पहले कम्बिनेशनल लॉजिक लगा के उसकी नेक्स्ट वैल्यू प्रिपेयर करनी होती है, और फिर वो नेक्स्ट वैल्यू असाइन कर दें उसको, ठीक है। तो हमेशा ऐसे ही हम सर्किट बनाते हैं, ठीक है। क्लियर है सबको? इसमें किसी को मसला तो नहीं?
नो सर। ओके जी, ठीक है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको फर्दर आगे फिर हम और थोड़ा सा रिड्यूस कर देते हैं। रिड्यूस करने का तरीका ये है कि पहले यहाँ पे आर एज और आर नेक्स्ट दो यूज हो रहे थे, अब एक ही क्यू ले लिया उसने, तो रीसेट पे क्यू की वैल्यू 0 कर देगा और उसके अलावा क्यू की वैल्यू में +1 करता रहेगा और फिर वापस क्यू को असाइन करता जाएगा। यहाँ पे एक ही फ्लिप फ्लॉप है जिससे हम वैल्यू जो है वो प्लस किए जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आर नेक्स्ट हमारे पास खत्म हो गया, यानी कि एक ही रजिस्टर से वो वैल्यू। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, इसका फ़ायदा ये हुआ कि हमारे पास एक रजिस्टर कम हो गया। ठीक है, जैसे कि ये जो आर नेक्स्ट और आर एच थे ये 8 बिट के थे। ठीक है, एन की वैल्यू 8 है, 8 बिट के दो रजिस्टर यूज़ कर रहे थे। यहाँ पे हम 8 बिट का एक क्यू रजिस्टर ही यूज़ करें, तो एक रजिस्टर 8 बिट हमारे पास जो है वो मेमोरी में कम हो गया। इस तरह, ये तो सिर्फ छोटी सी एग्जांपल है, इसी तरह बहुत सारे अगर रजिस्टर 10-15 रजिस्टर होते 8-8 बिट के या 32 बिट के 8 रजिस्टर होते, तो सोचे हमारे पास कितनी मेमोरी जो है वो इसमें वेस्ट जा रही होती है, और इसमें हम उसको मिनिमाइज कर रहे हैं। उसके बाद यूनिवर्सल बाइनरी काउंटर आ गया, वही यूनिवर्सल बाइनरी काउंटर जो पहले हम पढ़ चुके हैं, और वो दो ऑलवेज ब्लॉक में हो रहा था, उसको फिर सिंगल ऑलवेज ब्लॉक में हम कर रहे हैं। ठीक है, तो क्यू एक ले लिया, तो रीसेट पे क्यू की वैल्यू 0 कर दी, और सिंक्रोनस क्लियर पे क्यू की वैल्यू भी इस पे भी 0 कर दी। इन दोनों में डिफरेंस मैंने लास्ट टाइम बता दिया था आप लोगों को कि रीसेट होते हैं फॉर होल सर्किट। ठीक है, इसके साथ जितने भी सर्किट्स, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी एक एफपीजीए में यूनिवर्सल बाइनरी काउंटर भी है, फ्री रनिंग बाइनरी काउंटर भी है, और एक अप डाउन काउंटर भी है। ठीक है, तो इसमें 3 डिफरेंट सर्किट एक ही एफपीजीए में एक ही चिप के अंदर जो है वो बने हुए हैं। ठीक है, लहदा है पर बने एक चिप पे, तो उनको जो कॉमन जा रहा होगा वो रीसेट कॉमन जा रहा होगा। ठीक है, अगर मैंने सबको 0 से इनिशियलाइज करना है तो मुझे रीसेट की पिन को क्या करूँगा, 1 कर दूंगा, पॉजिटिव एज ले आऊँगा। ठीक है, 1 करके फिर 0 कर दूंगा, तो मेरे जितने भी सर्किट्स लगे होंगे तमाम सर्किट्स अपनी वैल्यू इनिशियल से शुरू करेंगे। लेकिन मैं सर्किट चल रहा है मेरा और दरमियान में मैं कहीं चाह रहा हूँ कि यार ये यूनिवर्सल बाइनरी काउंटर 0 हो जाए। ठीक है, मैं उसको खाली 0 करना चाह रहा हूँ, उसके लिए हमारे पास ये क्लियर की ऑप्शन होती है। ठीक है, कि मैं किसी एक पर्टिकुलर सर्किट को अगर मैं 0 करना चाह रहा हूँ, पूरे सिस्टम को 0 नहीं करना चाह रहा, तो मैं उसको क्या कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा, 0 कर दूंगा। ठीक है, ये इसी तरह है जिस तरह आप कंप्यूटर का रीसेट दबाते हैं तो आपकी सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं। ठीक है, तो वो रीसेट एक मास्टर रीसेट कह रहे हैं उसको, कि वो होता है हमारे पास। ठीक है, लेकिन अगर किसी एक एप्लीकेशन को मैं रीसेट करना चाह रहा हूँ तो हम लोग वो एप्लीकेशन को कट करके दोबारा से चलाते हैं, तो बेसिकली वो एक सिंक्रोनस क्लियर कह लें, एक तरह का हो गया। तो सिंक्रोनस क्लियर तो नहीं होता, लेकिन एक एग्जांपल के तौर पे खाली इसको लें अभी, कि वो एक तरह का क्लियर कर रहे हैं हम उसे। ठीक है, उसके बाद लोड आ जाता है। लोड, अगर मैं बाहर से कोई वैल्यू उसमें लोड करवाना चाह रहा हूँ तो ये डी एक इनपुट है जो कि इसमें लोड हो जाएगी। ठीक है, ये जो इनपुट है डी, ये 8 बिट की इनपुट है जो कि लोड हो जाएगी क्यू के अंदर। ठीक है, मैं अपनी वैल्यू 0 से शुरू नहीं करवाना चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ जी 10 से मेरा काउंटर शुरू करे, तो 10 मैं बाय से इनपुट दूंगा और लोड को 1 कर दूंगा, तो वो वैल्यू लोड हो जाएगी काउंटर के अंदर, फिर मेरा काउंटर 10 से स्टार्ट होगा। उसके बाद इनेबल से बेसिकली अप या डाउन काउंटिंग शुरू होती है। इनेबल 1 होना ज़रूरी है इसके लिए। ठीक है, और अप की वैल्यू अगर 0 होगी, 1 होगी, तो ये अप काउंट करेगा, +1 करेगा, और अगर अप की वैल्यू 0 होगी, नॉट ऑफ अप है, तो बेसिकली वो डाउन काउंट करेगा, माइनस करेगा। ठीक है, और यहाँ पे एक स्टेटमेंट मिसिंग है जो कि होगी एल्स q इक्वल टू q। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट में क्या करेगा, जो पी की पुरानी वैल्यू है वही दोबारा लोड करेगी। ठीक है, यहाँ पे एल्स मिसिंग है। ठीक है, ये है तो सही, ये कट हुआ हुआ कहीं, तो ये वाली स्टेटमेंट भी लगानी ज़रूरी है। ठीक है, ये इसके एंड पे आएगी यहाँ पे।
ठीक है। और उसके बाद एंड ऑफ, ऑलवेज ब्लॉक का एंड लगाना तो नहीं होता लेकिन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। मॉड्यूल का एंड आएगा यहाँ पे, तो एंड ऑफ मॉड्यूल करेंगे। तो ये हमारे पास जो है वो यूनिवर्सल बाइनरी काउंटर, ठीक है। एंड ऑफ मॉड्यूल आ गया हमारे पास। अच्छा, उसके बाद ये हो गया ख़त्म। उसके बाद FSM आ गया। FSM जो है वो भी हम दो ब्लॉक्स में कर रहे थे। एक हमारे पास में जिसमें स्टेट रेज को स्टेट नेक्स्ट की वैल्यू दे रहे थे, सॉरी हाँ, और दूसरा था स्टेट नेक्स्ट की वैल्यू प्रिपेयर कर रहे थे हम लोग। तो ये दो हमारे पास FSM थे, हमारे पास दो ऑलवेज ब्लॉक में FSM को कर रहे थे। अब हम एक ही ऑलवेज ब्लॉक में FSM को करेंगे, दोनों काम एक ही ऑलवेज ब्लॉक में किया जाएगा, ठीक है। तो ये एक ही ऑलवेज ब्लॉक लगा जिसमें S0 जो रीसेट पे S0 स्टेट रेज को मिल गया, एल्स में हमने सीधा सीधा केस लगा दिया, ठीक है। और केस में क्या हुआ, स्टेट रेज को चेक किया, S0 अगर स्टेट पे है, ठीक है। अगर इसकी स्टेट डायग्राम में बनाऊँ, ये वही FSM है जो सबसे पहला FSM हम लोगों ने किया था, ठीक है, उसी को इसने बनाया। तो मैं कहता हूँ जी सबसे पहले अगर S0 स्टेट है मेरे पास, तो A और B को चेक करना है हमने, ठीक है। अगर A की वैल्यू 1 है तो B को चेक करेगा, और A की वैल्यू अगर 0 है, ये एल्स इसके साथ का ये है, ठीक है। A की वैल्यू अगर 0 है तो S0 स्टेट पे रहेगा, ठीक है। तो मैं पहले ये बना लेता हूँ कि अगर A की वैल्यू 0 है तो ये S0 पे ही रहेगा, ये बार, ठीक है। नॉट ऑफ A भी कर सकते हैं और A बार भी कर सकते हैं। और अगर इसकी वैल्यू 1 है तो ये S2 में जाएगा, बशर्ते कि B की वैल्यू भी 1 होनी चाहिए, ठीक है। तो A डॉट B, A क्या चले जाएगा S2 में, और S1 में जाएगा जब A डॉट B बार होगा, ठीक। ये A डॉट B बार यानी कि B की वैल्यू 0 तो एल्स पे जाएगा, S1 में जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास पहली स्टेट होगी S0। S1 पे अगर हम हैं तो A की वैल्यू को चेक करना है, ठीक है। A की वैल्यू अगर 1 है तो S0 पे चला जाएगा, ठीक है। A की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे चला जाएगा, और A की वैल्यू अगर 0 है तो ये अपने ऊपर ही रहेगा, तो A बार पे इसमें यहीं पे रहना। ओके, और इसके अलावा और क्या है जी, S2 है। S2 पे जब भी आएगा वो डायरेक्टली S0 पे चला जाएगा, नो कंडीशन, कोई कंडीशन नहीं है, इसने डायरेक्टली S0 पे जाना है, ठीक है। तो ये हमारी स्टेट डायग्राम थी जो पुरानी थी, इनिशियल हमने यही देखी थी। अब यहाँ पे फर्क क्या है, यहाँ पे एक ही ऑलवेज ब्लॉक में दोनों काम किए हम लोगों ने, वहाँ पे अलग अलग ये वाला काम अलग ऑलवेज ब्लॉक में कर रहे थे, और यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेट लिखा होता था हमने, ठीक है। स्टेट रेज की जगह स्टेट नेक्स्ट लिखा होता था जिसमें वैल्यू आती थी, और यहाँ पे नेक्स्ट स्टेट जो है हम लोग उसको स्टेट रेज में भेज रहे होते थे। तो ये अब एक ही ऑलवेज ब्लॉक में आ गया, ठीक है जी। उसके बाद ये मूव आउटपुट और मेले आउटपुट जो मैं पहले करवा चुका हूँ, इसको अब मैं नहीं करवा रहा। अच्छा, उसके बाद एक और टॉपिक हमारे पास आता है साइंड डाटा टाइप। जो हमारे पास डाटा टाइप है वो दो तरह के हो सकते हैं, एक साइंड हो सकता है, अनसाइंड हो सकता है। ये आप लोग पहले भी बहुत दफ़ा पढ़ चुके हो अपने प्रीवियस कोर्सेज में, C++ या उसमें देखा होगा आपने। अच्छा, अब साइन डाटा टाइप जो है ये हमेशा पॉजिटिव नंबर को लेता है 0 से, और सॉरी अनसाइन, और साइन जो है ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स को लेता है, ठीक है। जो साइन डाटा टाइप से ये टूज कम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट होता है अगर नेगेटिव नंबर हो तो। अच्छा, डिफरेंट थ्रेशोल्ड फॉर ओवरफ्लो, ठीक है। ये वो कह रहा है कि साइंड का अलहदा थ्रेशोल्ड होगा और अनसाइंड का अलहदा थ्रेशोल्ड होगा, सेम नंबर ऑफ बिट्स पे भी, ठीक है। मैं कहता हूँ जी मेरे पास 4 बिट का अगर नंबर है, तो अगर साइंड नंबर है, अनसाइंड नंबर है, ठीक है, अनसाइंड अनसाइंड नंबर है तो उसका जो वैल्यू होगी वो 0 से लेके 15 तक होगी,
ठीक है। तो इसका थ्रेशोल्ड क्या है 15, 15 से ऊपर की वैल्यू कोई नोट नहीं कर सकता। और अगर साइंड नंबर होगा तो इसकी थ्रेशोल्ड क्या होगा, -8 से लेके +7 तक, ठीक है, हो जाएगा। तो अब देखें इसका थ्रेशोल्ड 7 है और इसका 15 है। इसका जो लीस्ट नंबर है वो 0 है, इसका -8 है। तो डिफरेंट थ्रेशोल्ड है फॉर ओवरफ्लो, ठीक है। ओवरफ्लो ये कंडीशन होती है, ये अंडरफ्लो कंडीशन होती है यहाँ पे, इससे कम वैल्यू आ जाए तो। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद ये कहते हैं सेम सर्किटरी फॉर एडिशन सब्ट्रैक्शन वेदर साइन, ठीक है। एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए सेम सर्किटरी होगी। अब फर्क क्या आता है, फर्क आता है जी जब हम लोग चल एक ये सर इसको मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये क्या चीज़ है। ये साइंड और अनसाइंड डाटा को रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। ये जो ये वाली है ये हमारे पास अनसाइंड डाटा टाइप के लिए, ठीक है। अनसाइंड डाटा टाइप 0 से लेके 8 फिर 9 10 11 12 13 15 तक जा रहा है, ठीक है। और इससे बाहर वाला जो है ये साइन डाटा टाइप है, 0 1 2 3 से लेके 7 तक जा रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, -8 -7 -6 -4 -2 -4 -3 -2 और -1 हो रहा है हमारे पास, ठीक है। नंबर रिप्रेजेंट जो है वो बाइनरी में अगर देखें तो 8 के लिए भी यही नंबर होगा और -8 के लिए भी यही होगा 4 बिट में, ठीक है। और ये वाला 9 के लिए भी होगा और -7 के लिए भी यही होगा। क्यों होता है, क्योंकि जो लास्ट बिट होती है ये हमारे पास साइंड बिट होती है। अगर ये 1 है, जैसे कि मैं अगर इसको बनाऊं तो एक बिट ये होगी, ठीक है। जो लास्ट बिट है ये -8 होगी ना, ये होगा 1 2 4 और -8। तो ये साइंड इसको बोल दिया जाता है। जब साइंड नंबर में हो तो ये साइंड रिप्रेजेंटेशन होती है। अगर मैं इसको 1 करता हूँ तो नंबर, और बाकियों को 0 करता हूँ तो नंबर मेरे पास क्या होगा, -8, ऐसे ही बनेगा। तो यहाँ पे देखें तो ये 1 0 0 का क्या बन दिया उसने, -8। हाँ, और जब हम अनसाइंड में कर रहे होते हैं तो ये -8 नहीं होता, ये 8 हो जाता है, ठीक है। इसी तरह ये क्या बनेगा, -7 बनेगा, -6 -4 -3। तो ये उसी चीज को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ये डिफरेंस कहाँ पे आता है, एडिशन में थोड़ा डिफरेंस आता है हमारे पास जब हम साइन नंबर और अनसाइन नंबर को देख रहे होते हैं। तो एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो नीचे लिखी हुई है इसको कहते हैं, फॉर एग्जांपल लेट ए एंड सम बी 2 8-bit सिग्नल्स एंड बी बी द 4-bit सिग्नल, ठीक है। ये कहता है कि सम और ए जो है ये 8-bit के हैं और जो बी है ये 4-bit का है हमारे पास। इनकी जब एडिशन करवाना है, समेशन करवानी है हम लोगों ने, तो हमने समेशन के लिए रूल पढ़ा था कि इन दोनों बिट्स का सेम होना ज़रूरी है। सेम मीन्स कि नंबर ऑफ बिट्स जो है वो दोनों वेरिएबल्स की सेम होनी चाहिए, तब एडिशन परफॉर्म होती है, अदरवाइज एडिशन परफॉर्म नहीं होती। तो साइंड के लिए कुछ और करना पड़ेगा, अनसाइंड के लिए कुछ और करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये नंबर साइंड है, पहले अनसाइंड का, अनसाइंड नंबर है तो मुझे 0 एक्सटेंशन करनी है, जैसे कि ये इसने की है, एक्सटेंडेड बी बिकम 0 0 0 0 0, ठीक है। इसी के आगे 4 0 लगा दिए, 4 बिट एक्सटेंड करना था ना, क्योंकि ये 4 बिट का था, 8 बिट का बनाना है, तो 4 0 लगा दिए। तो ये क्या हुआ, 0 एक्सटेंशन फॉर अनसाइंड नंबर, ठीक है। लेकिन अगर यही नंबर साइंड होगा तो मुझे साइंड एक्सटेंशन करनी पड़ेगी। साइंड एक्सटेंशन क्या होती है, जो लास्ट बिट होती है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, इसको रिपीट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें B3 को 4 दफ़ा रिपीट किया इसने। वो B3 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि वैल्यू B की क्या है, ठीक है। लेट्स सपोज अगर B की वैल्यू माइनस में है, जैसे कि ये है, तो इस केस में मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है तो 1 एक्सटेंड होगा, ठीक है। और अगर बी पॉजिटिव है, जैसे कि ये लास्ट बिट जो है वो 0 है, तो 0 एक्सटेंड होगा।
तो हमें नहीं पता होता हर टाइम पे नंबर चेंज भी हो सकता है, इसलिए हम एक्सटेंशन जो करते हैं वो साइन एक्सटेंशन की जाती है इस तरह। ठीक है, और अगर अनसाइंड नंबर है तो उसमें ज़ीरो एक्सटेंड कर दो, क्योंकि वो नंबर पॉजिटिव है, पॉजिटिव में हमारे पास इस तरफ ज़ीरो लगा दो तो नंबर चेंज नहीं होता। साइड में अगर ज़ीरो लगा दे तो मे बी नंबर चेंज हो जाए आपके पास। ठीक है, इस चीज़ की किसी को समझ ना आई है तो पूछ लेते हैं। सबको आ गई है? अच्छा ठीक है, मैं आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास ठीक है, हाउ लैंग्वेज मैनेज टू मैनेज इफ़ द ऑपरेंड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ। ठीक है, तो वेरीलॉग जो है वो कुछ चीज़ों को ऑटोमेटिकली हैंडल कर देता है। उसकी एग्जांपल हम देखते हैं कि साइन नंबर इन वेरीलॉग 2001 नॉर्मली रेज एंड वायर आर अनसाइंड। ठीक है, नॉर्मली का मतलब क्या है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो वायर और रेज हम लेते हैं वो अनसाइंड होता है। ठीक है, और रेज एंड वायर एक्सटेंडेड टू साइंड। जब वो साइंड होता है तब उसको वो जो है एक्सटेंड किया जाता है। अच्छा, अब साइन एक्सटेंशन परफॉर्म की जाती है। अब ये विदाउट साइन डेटा टाइप है। तो विदाउट साइन में हमारे पास क्या होगा कि जैसे कि ए और बी है, ए और बी जो है वो 8 बिट के हैं, सी जो है वो 4 बिट के हमारे पास। ठीक है, उसके बाद सम जितने भी हैं ये भी 8 बिट के। ठीक है, तो हम ए और बी की जब एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं तो दोनों 8 बिट के हैं, कोई हमें एक्सपेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, वो एडिशन परफॉर्म हो जाएगी। लेकिन ए जो है ये ए प्लस सी जब हम कर रहे हैं तो इसमें ए जो है वो 8 बिट का है और सी जो है वो 4 बिट का है। तो इसमें हमें ज़ीरो एक्सटेंशन एक तो ऑटोमेटिकली भी हो जाती है ज़ीरो एक्सटेंशन। ठीक है, हमें करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर मैनुअली हम करना चाहें ज़ीरो एक्सटेंशन तो वो इस तरह की जाती है। ठीक है, और ये कब ज़रूरत पड़ती है, कब जब हम लोग चाह रहे हैं कि नंबर को हम ऑटोमेटिकली ना करें, हम मैनुअली करें, क्योंकि वो मिक्सचर ऑफ साइंड और अनसाइंड डाटा हो तो फिर हमें करनी पड़ती है। ठीक है, आगे वो एग्जाम्पल में देखेंगे। लेकिन अगर हमने ये देखें हमने करनी है तो हम इस तरह करेंगे। ठीक है, या 4 टिक बी 0 0 0 0 कर देंगे तब भी, 4 0 लगा देंगे तब भी ये 0 साथ उसकी कॉन्केटिनेट करके ए में एडिशन परफॉर्म कर देगा। ठीक है, तो वैसे मैं प्रेफर करता हूँ कि ये वाला जो रेप्लिकेशन ऑपरेटर है ये ना लगाएं आप, क्योंकि ये एडवांस वर्जन में इन्होंने ख़त्म कर दिया है। ठीक है, तो आप जब एक्सटेंशन करनी हो सी की तो इस तरह करें 4 B 0 0 0 0 और साथ सी लगा। ठीक है, तो ये 4 बिट पहले 0 लगाएगा और फिर सी को कॉन्केटनेट कर देगा उसके साथ और फिर एडिशन परफॉर्म करेगा ए के साथ। ठीक है, इधर भी सेम यही काम करना है। ठीक है, और ये कह रहा है मैनुअली साइन एक्सटेंशन। अब ये साइन एक्सटेंशन क्या हो रही है, C3 को रिपीट किया जा रहा है। ठीक है, तो अगर हमने साइन एक्सटेंशन परफॉर्म करनी है तो हम C3 को रिपीट करेंगे। सी की मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 3 है। ठीक है, इसको भी आपने इसी तरह लिखना है, C3 फिर कॉमा C3 कॉमा C3 फिर कॉमा C3 एंड देन C। ठीक है, तो इस तरह जो है वो साइन एक्सटेंशन परफॉर्म हो गया उसमें। ठीक है, प्रेफर्ड ये है कि आप ये रेप्लिकेशन ऑपरेटर ना यूज़ करें, आप इस तरह उसको मैनुअली करें। ठीक है जी, और वजह मैंने बता दी कि वो इस वजह से क्योंकि एडवांस वर्जन में ये चीज़ ख़त्म कर दी रेप्लिकेशन ऑपरेटर। आई डोंट नो क्यों ख़त्म किया, पर ये ख़त्म कर दिया उन्होंने। उसके बाद विद साइन डाटा टाइप, पीछे में हमने क्या देखा कि हमारे पास ये बाय डिफ़ॉल्ट
यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमने कहा जी, जो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं रेज एंड वायर, वो अनसाइंड होते हैं। ठीक है, तो अब इनको साइंड बनाना है, तो यहाँ पे साइंड लिखना ज़रूरी है, अदरवाइज ये साइंड नहीं बनेंगे, अदरवाइज अनसाइंड ही होंगे। ठीक है, तो ये उसी को अब साइंड कर दिया, ए बी सी वही सेम किया, तो ये तो ऑटोमेटिकली ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, ऑटोमेटिकली साइन एक्सटेंशन परफॉर्म होगी हमारे पास, क्योंकि दोनों साइंड है। ठीक है, तो दोनों साइंड हो तो साइंड एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली होती है। अच्छा, अब इसमें यहाँ पे एक रूल है, वो रूल आपको समझना ज़रूरी है। हाँ, ये रहा रूल। वो रूल ये है कि अकॉर्डिंग टू वेरीलॉग स्टैंडर्ड, Verilog standard, the sign extension is performed only if all variables on the right hand side expressions are with signed data type. ठीक है, फिर से मैं बता दूं कि if all variables in the right hand side expressions are with the signed data type, ये right hand side है। कहता है जी साइन एक्सटेंशन तब परफॉर्म होगी जब यहाँ पे तमाम वेरिएबल्स साइंड डाटा टाइप के होंगे। ठीक है, अनसाइंड के नहीं होंगे, साइंड के होंगे तमाम। ए को भी साइंड होना चाहिए, बी को भी होना चाहिए, सी को भी होना चाहिए। ठीक है, तो ऑटोमेटिक हो जाएगी, उस पर हमें करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये कह रहा है, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज जीरो एक्सटेंशन इज परफॉर्म फॉर ऑल वेरिएबल्स, यानी कि इनमें से कोई भी अगर एक भी अनसाइंड डाटा टाइप हुआ तो सबके लिए जीरो एक्सटेंशन होगी, बेशक वो साइंड नंबर ही हो क्यों ना हो, उसके लिए भी क्या होगी, जीरो एक्सटेंशन परफॉर्म होगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में ये है कि ए और सम जो है ये 8 बिट के हैं, बी और सी जो है ये 4 बिट के हैं, लेकिन बी जो है उसमें साइंड है और सी जो है वो अनसाइंड है। तो हमने कहा जी राइट हैंड साइड पे तमाम अनसाइंड होने चाहिए, लेकिन सी जो है वो हमारे पास, सॉरी, राइट हैंड साइड पे तमाम साइंड होने चाहिए, लेकिन सी जो है वो अनसाइंड है। तो एक भी अनसाइंड हो जाए तो क्या परफॉर्म होती है, जीरो एक्सटेंशन। तो सी के लिए भी जीरो एक्सटेंशन होगी, बी के लिए भी जीरो एक्सटेंशन होगी। हालांकि देखें बी क्या है, साइंड नंबर है, लेकिन जीरो एक्सटेंशन परफॉर्म होगी, साइंड एक्सटेंशन नहीं होगी। ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट किस तरह है कि इधर यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा, जब आप ये परफॉर्म करेंगे ना, लिखेंगे, कोई एरर नहीं होगा आपके पास, लेकिन आपके आंसर गलत आ रहे होंगे, फिर आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यार मैंने लिखा सही है, सब कुछ सही है, आंसर क्यों गलत आ रहा है। तो जब तक आपको इस लॉजिक का पता नहीं होगा, आप लोग डिबग नहीं कर सकोगे, आप उसी में फंसे रहोगे। और मोस्टली यही होता है कि बंदा इन छोटी चीज़ों में फंसा रहता है, बंदा कहते हैं हर चीज़ मैंने सही लिखी है, आंसर क्यों सही नहीं आ रहा। तो वो इस वजह से नहीं आ रहा होता क्योंकि कहीं आप और एरर भी नहीं होता, जो बंदा कहे जी एरर है इस वजह से वो मसला आ रहा है, ये एरर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये आपके लॉजिक में फ़र्क आ रहा है। ठीक है, ये बता रहा है कि बी और सी दोनों की जीरो एक्सटेंशन होगी। तो इसको ख़त्म करने का तरीका ये है कि आप राइट हैंड साइड को साइंड डाटा टाइप ही रखें। उसको करने का तरीका ये है, यानी कि सी को भी साइंड कर दें। और उसको करने का तरीका ये है कि वेरीलॉग में दो फंक्शंस हमारे पास बिल्ट इन होते हैं, एक होता है डॉलर साइंड और एक होता है डॉलर अनसाइंड। तो ये साइंड बना देगा जो भी इसके अंदर हम वेरिएबल रखेंगे, और ये अनसाइंड बना देगा जो भी हम वेरिएबल इसके अंदर पास कराएंगे। ठीक है, फंक्शंस हैं। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, सी को भी साइंड डाटा टाइप में कन्वर्ट कर दिया। इनपुट यहाँ पे नहीं लिखना उसको साइंड, हमने जहाँ पे यूज़ करना है खाली वहाँ पे उसको एज ए साइंड बना के उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसने साइंड डाटा टाइप सी को बना दिया। अब तीनों देखें, ये भी साइंड है, ये भी साइंड डाटा टाइप है, और यहाँ पे भी जो डाटा आएगा वो साइंड डाटा होगा, तो ये ऑटोमेटिकली साइन एक्सटेंशन परफॉर्म कर देगा तीनों पे। ठीक है, तो ये एक फंक्शन था। उसके बाद फंक्शंस हमारे पास आते हैं। ठीक है, ब्रेक कर लेते हैं 10 मिनट की, फिर हम आगे लेके चलते हैं। ठीक है जी, 10 मिनट की ब्रेक है, फिर उसके बाद जल्दी आ जाइएगा ताकि मैं जल्दी आप लोगों को फ्री कर दूँ।